तो आज की वीडियो में हम करेंगे डीएलएड सेकेंड ईयर का, जो कि हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट अभी कर रहे हैं। इसकी यूनिट 1, 2, 3 और 4 ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और आज हम करेंगे यूनिट 5, जिसके बाद आपका हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का जो पूरा सिलेबस है सेकेंड ईयर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस यूनिट को। इससे पहले वाली यूनिट 4 अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उसको देख लो, उसके बाद ये यूनिट 5 देख लीजिएगा। तो इसमें क्या है आपका, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट का जो नाम है वो है कंटेम्प्रेरी लाइफ स्टाइल एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है ना, वहाँ से 100% क्वेश्चन आपका पेपर में बनना ही बनना है, क्योंकि मोरल वैल्यूज़ या मोरालिटी से रिलेटेड है, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। ये टॉपिक ही अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ना सिर्फ आप डीएलएड के लिए इसको पढ़ रहे हैं यहाँ पर, बल्कि आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे टीचिंग से रिलेटेड, चाहे वो सीटेट हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर भी आपको ये काम आएगी, क्योंकि फैक्चुअल नॉलेज भी आपको यहाँ पर साथ के साथ मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं यूनिट को अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। और सबसे पहले सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है वो यही दिया हुआ है, लाइफ स्टाइल डिजीज़। ऐसे जो भी डिजीज़ हैं जो आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से आपको होते हैं, उनकी यहाँ पर बात करेंगे। और एक भी डिजीज़ मैं आपको यहाँ पे अपनी तरफ से नहीं कराने वाली हूँ। जो भी डिजीज़ आपके सिलेबस में दिया गया है, हम सिर्फ उन्हीं डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन भी आपको उन्हीं डिजीज़ से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो यहाँ पर जब आप देखते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला जो डिजीज आपको दिया गया है वो है ओबेसिटी। तो ओबेसिटी के बारे में आपने सुना होगा, जिसे सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो मोटापा भी कहा जाता है। ओबेसिटी में क्या होता है, आपका जो वेट है वो नॉर्मल या फिर जो एवरेज वेट है उससे ज़्यादा हो जाता है। जिसके लिए आप कैसे निकालते हो, फाइंड आउट करते हो, बॉडी मास इंडेक्स से, BMI जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको, वेट ऑफ द बॉडी kg में लेना है और हाइट ऑफ द बॉडी मीटर में, और फिर इसको डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो आपकी 18.5 से 24.9 के बीच में होनी चाहिए, तो मानोगे कि आप नॉर्मल हो। अगर इससे ज़्यादा आता है, मतलब 24.9 से ज़्यादा अगर वैल्यू आ रही है, इट मीन्स कि आप ओबेसिटी के शिकार हो। चलिए अगर बात करें हम ओबेसिटी के कॉजेज की, कारण क्या है, मतलब क्या कॉज हैं आपके लाइफ स्टाइल में ऐसे जिनकी वजह से आपको ओबेसिटी होती है। तो सबसे पहली तो क्या बात है यहाँ पे कि हाई एनर्जी इनटेक बट नो यूज़। आप क्या करते हो, एनर्जी जो है हाई इनटेक तो करते हो बट उसका कोई यूज़ नहीं करते हो। ऑयली फूड इनटेक कर रहे हो आप। लेक ऑफ एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज ही नहीं करते हो। लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। इनटेक जंक फूड। तो ये सारे कॉजेज हैं जिनकी वजह से ओबेसिटी जो है आपको हो जाती है। तो यहाँ पर कॉजेज आपके सिलेबस में ही बोला गया है कि जो भी डिजीज बताए जा रहे हैं आपको, उसके कॉजेज आपको मालूम होने चाहिए। नेक्स्ट है हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक जो है, पता ही आपको हार्ट अटैक क्या है। यहाँ पे हार्ट रिलेटेड डिजीज है और बहुत ही खतरनाक डिजीज होती है इसकी। तो कॉजेज की अगर हम बात करें तो सबसे पहला मेंटल प्रेशर। मेंटल प्रेशर की वजह से जो है हार्ट अटैक आ जाते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई सडन इवेंट ऐसा हो जाए जिसकी इमेजिनेशन भी आपने ना की हो। इसके अलावा अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, तो ये भी एक कॉज है हार्ट अटैक का। और लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप चीज़ों को समझते ही नहीं हैं, या लोग आपको नहीं समझ रहे, या आप उनकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसे में भी क्या होता है कि इंसान अकेला पड़ जाता है और हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर सिम्टम्स की अगर मैं बात करूँ तो हार्ट अटैक से जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होगी आपको, प्रेशर आता है चेस्ट में, पेन इन चेस्ट होता है और स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है। तो ये सिम्टम्स हैं, इनका भी आप ध्यान रखेंगे। अब बात करेंगे, अगर ये जो हार्ट अटैक है हमने कॉजेज पढ़ लिए, सिम्टम पढ़ लिए, तो अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन की, क्योंकि देखो हार्ट अटैक जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर की दृष्टि से मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इसको कॉज भी करा रही हूँ, प्रिवेंशन भी और सिम्टम भी। प्रिवेंशन में आप क्या कर सकते हो कि लिव पॉजिटिव। पहली बात तो आपको पॉजिटिव तरीके से लाइफ जीनी है और लिव हैप्पी रहने की कोशिश करो। शेयर टॉक्स, अपनी बातें जो हैं वो दूसरों से शेयर करना सीखें। स्ट्रेस को मैनेज करें और सेल्फ इवैल्यूएशन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
चलिए नेक्स्ट जो डिजीज आपके सिलेबस में दिया है वो अल्जाइमर है, और इसको आप कह सकते हो लेक ऑफ मेमोरी होती है ये तरीके की कि कोई चीज़ आप भूल जाते हो बार बार, या जिसको कहते हैं ना याददाश्त चली जाना, एक तरीके से ये ऐसी बीमारी है। आप जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को भूलने लगते हो, पढ़ा हुआ भूल जाते हो, चलो ये तो नॉर्मल बात है। कोई इवेंट जो आपके साथ हुआ है आप वो भूल जाते हैं, तो ये यहाँ पर अल्जाइमर कहलाता है। इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, ये इनहेरिडिटिकल हो सकता है कि आपको अपने पेरेंट्स से या फिर जो भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे मिली हो ये बीमारी। इसके अलावा लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम इन ब्रेन, अगर ब्रेन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एल्यूमिनियम आता है किसी भी तरीके से, चाहे वो फूड के तरीके से आप इनटेक कर रहे हो या अदर कोई भी तरीका है, तो भी इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। थॉट्स और टेंशन, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना और बहुत ज़्यादा सोचना। एडिक्शन टू ड्रग्स, जो भी ड्रग्स की अगर आपको एडिक्शन है तो इससे भी ये बीमारी होने का खतरा होता है। इसके अलावा जो भी है लेस एक्टिवनेस, आप एक्टिव नहीं रहते हो, बस पड़े हुए हो, लाइफ में कोई एनर्जी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, एक्टिविटीज़ नहीं है, तो ऐसे में भी जो अल्जाइमर बीमारी है वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रिवेंशन कैसे करेंगे अगर ये बीमारी किसी को हो ही जाए, या फिर इससे बचने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तो प्रॉपर केयरिंग करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिजीज और द मेडिकल जो भी आपको एडवाइजेज मिलती हैं। इसके अलावा मेंटेन करो मेंटल पीस को और लिव अवे फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए, ड्रग से दूर रहो, टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट और इन्वॉल्व एक्टिवनेस। मतलब जो भी आपके कॉजेज हैं अगर हम उनको उल्टा कर दें, उन पर ध्यान दें तो प्रिवेंशन किए जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। तो मैंने कहा ना स्ट्रेस वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेस को समझ रहे हैं हम यहाँ पर, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं। तो ये क्या होती है, कंडीशन है, ये फिजिकल या साइकोलॉजिकल दोनों तरीके से हो सकती है। आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो स्ट्रेस है वो माइंड के अंदर ही साइकोलॉजिकली है, ये इवन फिजिकली आपकी एक्टिवनेस में भी दिखाई देता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी स्ट्रेस जो है वो दिखाई देता है। ये तरीके की क्या है, अ फीलिंग ऑफ इमोशनल टेंशन, एक तरीके से अगर बोला जाए तो ये इमोशनल टेंशन की फीलिंग है। स्ट्रेस इज आवर बॉडीज रिस्पॉन्स टू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स अटेंशन और एक्शन। तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके अलावा सैली यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक है या साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा है कि स्ट्रेस इज द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड फॉर चेंज। कोई भी अगर चेंज हो रहा है तो उसके लिए जो हमारी बॉडी है वो रिस्पॉन्स करते हैं नॉन स्पेसिफिक तरीके से, ये होता है आपका स्ट्रेस। क्योंकि हर कोई क्या करता है, अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है, वहाँ पे जब बहुत बड़ा चेंज आने लगता है जो उसके अकॉर्डिंग ना हो तो वो क्या करता है, स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, एग्जाम्पल भी दे रही हूँ मैं यहाँ पे आपको। अगर पेपर में कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस आता है तो आप अगर एग्जाम्पल भी दोगे, डेफिनेशन भी लिखोगे और कॉन्सेप्ट भी दोगे तो आपका आंसर जो है पूरा पैकेज तैयार होगा और जिसके अंदर कोई भी नंबर चाहकर भी नहीं काट पाएगा। तो एग्जाम्पल में आप कह सकते हो व्हेन अ पर्सन फील हंगर, कि मान लो कि एक पर्सन है जो हंगर फील करता है, ही और शी कोई भी टेक्स स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस लेने लगता है, किस लिए, खाने के लिए, कि अब मुझे खाना कैसे मिलेगा। बट वंस दे गेट इट, जब एक बार मिल जाता है स्ट्रेस विल एंड, तो स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से जितनी भी इच्छाएं हैं या जो हम चाहते हैं हमारे अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं होती तो हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, और एक बार जब वो चीज़ मिल जाती है तो स्ट्रेस जो है वो एंड हो जाता है। अच्छा, कॉजेज ऑफ स्ट्रेस क्या हो सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो पहला तो हो सकता है डोमेस्टिक डिबेट्स, जो भी घरेलू आपके मामले हैं, चर्चे हैं, वो हो सकते हैं। प्रॉब्लम रिलेटेड टू जॉब हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एज जो है स्ट्रेस घटता बढ़ता रहता है, और एज के अकॉर्डिंग डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेस जो होता है लोगों में आता है। जैसे टीनेज को अलग ही स्ट्रेस होते हैं, बच्चों को अलग, बुढ़ापे में अलग। हेल्थ रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है कि मुझे बीमारी हो गई है, मैं ठीक क्यों नहीं हो रही हूँ या मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ, ये भी चीज़ें यहाँ पर शामिल होती हैं। और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से भी लोग स्ट्रेस लेते हैं।
नेक्स्ट जो है टेक्निक टू स्ट्रेस मैनेजमेंट, की कौन सी ऐसी टेक्निक है जिससे आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर आपके लिए, और मैं पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर पॉइंट्स ही बता रही हूँ, एक्सप्लेन भी कर रही हूँ। आप एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है या पहला जो टेक्निक है वो है पार्टिसिपेट इन फिजिकल एक्टिविटी। देखिए, अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं ना, तो आपका माइंड साइकोलॉजिकली भी एक्टिव होता है, और इस वजह से स्ट्रेस जो है वो आपसे दूर रहता है। मेंटेन कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बनाए रखिए। डेवलप हॉबीज, आपकी जो भी हॉबीज है जिनको करके आपको अच्छा लगता है, ऐसे हॉबीज को कीजिए, चाहे वो डांसिंग हो, पेंटिंग हो, कुछ भी। लिव अवे फ्रॉम स्ट्रेस, स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें। डोंट थिंक अबाउट स्ट्रेसफुल आइडियोलॉजी, ऐसे विचार जो आपको स्ट्रेस देते हैं उनसे भी दूर रहने की कोशिश कीजिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है सिग्निफिकेंस ऑफ योगा, न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, योगा, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज, अब इनके कॉन्सेप्ट तो बताने की मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। वी ऑल नो वेरी वेल दैट व्हाट इज़ योगा, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज़ एक्सरसाइज। तो हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस, इन तीनों का सिग्निफिकेंस, महत्व, इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, या जो हमारा लाइफ स्टाइल है उसको बेटर करने में। तो सबसे पहली चीज़ ये क्या करता है, ये तीनों की ही हम एक साथ बात करेंगे। पेपर में चाहे तीनों में से कोई एक पूछे या तीनों पूछे, आप ये जो पॉइंट है, ये कॉमन पॉइंट्स है, आप इनको यूज़ इजीली कर सकते हो। तो आपको 3 अलग अलग कैटेगरी में पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो डेवलप इम्यूनिटी पावर। तो चाहे वो एक्सरसाइज हो, आपकी न्यूट्रिशन हो आपका, या जो भी योगा है, तीनों ही चीज़ें आपको क्या करती हैं, डेवलप करती हैं आपकी इम्यूनिटी पावर को। इसके अलावा क्या है, प्रिवेंट फ्रॉम मैनी डिजीज, बहुत सारी बीमारियों से आपको बचाती हैं। डेवलप मेंटल हेल्थ, डेवलप फिजिकल हेल्थ, इनहेंस एक्टिवनेस आपके अंदर आता है। कंट्रोल ओवर सेंसेस, आप अपने सेंसेस को कंट्रोल कर पाते हैं, जो भी 5 सेंसेस हैं। प्रिवेंट फ्रॉम स्ट्रेस, और आपको बहुत बड़ी चीज़ की स्ट्रेस से दूर रखता है। तो देखिए कितने अच्छे और कॉमन पॉइंट्स हैं जिनको आप तीनों ही जगह पर यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ से ना क्वेश्चन आप समझ लो आना ही आना है, और वो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा, छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा गया ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। इसका मतलब यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से अलग अलग मेथड हैं अपनी हेल्थ के और ट्रीटमेंट, बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन से मेथड है जिनके जरिए आप अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हो। तो जो भी आपके सिलेबस में मेथड्स दिए गए हैं, एक एक करके उन सबको हम पढ़ लेते हैं। किसी भी 1 या 2 पढ़ना, शॉर्ट नोट भी आपका पेपर में आ सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आयुर्वेदा ट्रीटमेंट मेथड। तो आयुर्वेदा तो आपने नाम सुना ही होगा। ये किस तरीके का मेथड है, ये एक हिस्टोरिकल मेथड है ट्रीटमेंट, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है। इसमें क्या होता है कि थेरेपिस्ट इंक्लूड हर्बल मेडिसिन्स, इसके अंदर हर्बल मेडिसिन्स का यूज होता है, स्पेशल डाइट दी जाती है। फिर ये फोकस करता है मेडिटेशन, योगा, मसाज, ऑयल के जरिए, ठीक है। उसके बाद इसमें टेक लॉन्ग टाइम टू इफेक्ट। हाँ, आयुर्वेदा जो है इसमें क्या होता है, आपको थोड़ा लंबा टाइम लगता है ट्रीटमेंट होने में या फिर ठीक होने में। ये बिलीव करता है कि जो इंटरनल प्योरिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी इंसान के लिए। ये क्योर किन किन चीज़ों में करेगा, आपको एनेक्सिटी में, अस्थमा हो और जितने भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होते हैं उसके लिए भी आयुर्वेदा जो ट्रीटमेंट मेथड है उन्हें बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट जो आपका ट्रीटमेंट मेथड है वो है यूनानी ट्रीटमेंट मेथड। तो ये वेरी ही ओल्ड ट्रीटमेंट मेथड है, हालांकि ये इंडिया का नहीं है, फिर भी ये ओरिजिन हुआ था कहाँ पर, ग्रीक में। तो आपको ध्यान रखना है, जैसे इंडिया में आयुर्वेदा हुआ वैसे ग्रीक में क्या हुआ है, आपका यूनानी ट्रीटमेंट मेथड हुआ है। ये बेस्ड है आयुर्वेदिक मेथड पर ही, जिस तरीके से आयुर्वेदा मेथड्स है उसी तरीके से है। इसमें उर्दू और पर्शियन की बहुत सारी मेडिकल बुक्स और टेक्स्ट आपको मिल जाएगा। इसमें नेचुरल वेज के जरिए जो होता है डिजीज को ट्रीट किया जाता है। अगला जो मेथड है वो होम्योपैथी ट्रीटमेंट मेथड है, और ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है हीलिंग रिस्पांस टू डिजीज। जो भी डिजीज है वो कहाँ से शुरू हुआ, उसका स्टार्टिंग क्या था, उसके लिए रिस्पांस करता है ये।
और क्या कहता है ये कि डेवलप इन जर्मनी, इस जो डेवलपमेंट हुआ है होम्योपैथी वो जर्मनी में हुआ था अप्रॉक्स 200 ईयर्स अगो। इसकी थ्योरी जो कहती है वो कहती है लाइक क्योर लाइक। इट मीन्स कि अगर हम प्रिवेंशन करेंगे पहले से ही तो कोई भी डिजीज हमें नहीं होगी। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज द सिम्टम एंड गिव क्योर, यानी पहले से ही आप सिम्टम को पहचान लो और उसका क्योर करना शुरू कर दो, तो आपको किसी भी तरह की दवाई लेनी नहीं पड़ेगी। हाँ, इसमें भी क्या है कि रिजल्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होते हैं, थोड़ा टाइम टेकन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलोपैथी मेथड ई। तो ये जो है आज का मॉडर्न आपका जो भी मेडिकल साइंस है उससे रिलेटेड है। इट इज़ रिलेटेड टू मेडिकल डॉक्टर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। इसमें जो ट्रीट किया जाता है सिम्टम्स एंड डिजीज यूजिंग ड्रग्स, सर्जरी और रेडिएशन, जो आज की मॉडर्न टेक्निक है उनको यूज करके ठीक किया जाता है। ये शॉर्ट टाइम रिजल्ट देता है आपको, आप जैसे ही दवाई खाते हो, पेन किलर खाते हो, आपको पेन रिलीफ हो जाता है। डिमांड है ये टुडे आज के टाइम की, और क्लिनिकल जो एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग होती है इसके अंदर बिल्कुल कंफर्म डायग्नोसिस किया जाता है इंसान का, उसके ट्रीटमेंट या जो भी उसका डिजीज है उसका। नेक्स्ट जो मेथड है वो है योगा। तो योगा, यस, योगा इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट मेथड इन डिजीज। तो यहाँ पर ये एक इंडियन हेरिटेज की तरह माना जाता है, क्योंकि योगा का जो आप अगर स्टार्ट देखेंगे तो ऋषि पतंजलि जो कि इंडिया से ही रहे हैं, यहीं से स्टार्ट हुआ है। ये करता है, ये क्या है, किस पर बेस्ड है, ये इंटरनल क्लीननेस, आपकी बॉडी के अंदर की सफाई पे ये डेवलप करता है, एक्टिवनेस को मेंटली फिजिकली डेवलपमेंट करता है। मसाज थेरेपी इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर फिजियोथेरेपी शामिल है, नेचुरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्रोवाइड इंटरनल हैप्पीनेस और इम्प्रूव फोकस, मेडिटेशन, और क्या करता है, हैप्पीनेस को इम्प्रूव करता है आपकी बॉडी में। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन विद अदर सब्जेक्ट। तो जितने भी अदर सब्जेक्ट हैं एक एक करके पढ़ते हैं, जो भी आपके सिलेबस में दिया गया है सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और उनके साथ फिजिकल एजुकेशन किस तरीके से इंटीग्रेट है, कनेक्ट है, जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैथमेटिक्स की बात की जाए तो मैथमेटिक्स किस तरीके से फिजिकल एजुकेशन में काम आता है। तो मेजरमेंट करते हैं ना शेप और फिजिकल एजुकेशन के जो भी इक्विपमेंट होते हैं या गेम्स के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, तो उनको नापने के लिए, आकार देने के लिए तो मैथमेटिक्स चाहिए होगा। इट मीन्स कि दोनों इंटीग्रेटेड हैं। नंबर और काउंटिंग ऑफ बॉल, कैच, थ्रो, इन सब में हमें मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ती है। मेजर द डिस्टेंस बिटवीन हर्डल, जब भी कोई गेम हो रहा है हर्डल्स वाला, तो हर्डल्स के बीच में कितना गैप रहेगा, ये सब किसमें नापा जाएगा, इसके लिए तो हमें मैथमेटिक्स चाहिए होगा ना। टाइम मेजरमेंट करना होता है, डिफरेंट गेम में कितने टाइम में कितना गेम होना चाहिए, कितने राउंड होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। एंड ऑल्सो द कैलकुलेट द नंबर ऑफ मैचेस, तो मैचेस कितने हैं, कैसे कैलकुलेट करें। जैसे हमने पिछले जो आपका पिछला यूनिट था उसमें हमने फिक्सचर निकाला था और राउंड्स निकाले थे कि कितने मैचेस होंगे, इन सब के लिए हमें मैथमेटिक्स चाहिए। इट मीन्स कि फिजिकल एजुकेशन जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है मैथमेटिक्स से। अगला सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो यहाँ पे नो द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, दोनों ही में हम जानते हैं, साइंस हो या फिर आपका ये फिजिकल एजुकेशन हो, दोनों में एक्सरसाइज के ऊपर फोकस किया जाता है। टू अंडरस्टैंड डिफरेंट डिजीज, दोनों का ही ये सब टॉपिक है कह सकते हो। नॉलेज ऑफ फ्रिक्शन एक्सेट्रा, दोनों के ही सब टॉपिक हैं। और नो द ह्यूमन बॉडी, बॉडी के बारे में आप फिजिकल एजुकेशन में भी जानते हो और साइंस के अंदर भी। अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको साइंस और फिजिकल एजुकेशन दोनों में मिल जाएंगे, तो ये आपस में इंटीग्रेटेड हैं। अगला जो सब्जेक्ट है आपका वो है सोशल स्टडीज। तो इसको कैसे आप करोगे अंडरस्टैंड, तो अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ गेम्स। अगर गेम्स की हिस्ट्री जाननी हो तो हमें सोशल स्टडीज पढ़नी होगी। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन, गेम्स, स्पोर्ट और सोशल स्टडी दोनों ही आपस में जुड़ जाती हैं। नॉलेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट हो सकता है, नॉलेज ऑफ डिफरेंट ज्योग्राफिकल स्टेटस को जानने के लिए सोशल स्टडीज और फिजिकल एजुकेशन को एक साथ पढ़ना पड़ता है हमें। इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कंपास ए द्वारा, तो ये आपका एसएसटी से जुड़ जाता है। इंट्रोड्यूस द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स, तो इसमें फिजिकल एजुकेशन आपकी बॉडी का जो भी मूवमेंट है कैसा होना चाहिए, तो ये आपका आर्ट से भी रिलेट करता है जो भी सोशल स्टडीज का है, और फिजिकल एजुकेशन से भी करता है।
नेक्स्ट और लास्ट जो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है इंटीग्रेट करने के लिए वो है आर्ट्स यानी कि कला। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑन द टोन्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की टोन पर किस तरीके से मूवमेंट हो रही है, इसके लिए तो आपका फिजिकल बॉडी जो है तैयार करना ज़रूरी है और इसके लिए एक्सरसाइज और बहुत सारी योगा वगैरह कराए जाते हैं ताकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आ सके। इसके अलावा मार्चिंग जो है वो भी कॉमन टॉपिक है दोनों का। पेंटिंग पोस्टर ऑन थीम ऑफ फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन के ऊपर अगर कोई पोस्टर बनाना है, पिक्चर बनानी है तो हमें आर्ट यहाँ पर इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। फिजिकल डेवलपमेंट बाय ड्रामा, इंटीग्रेशन बाय डांस, तो ये जितने भी आर्ट से रिलेटेड परफॉर्मेंस किए जाते हैं इन सब में हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आर्ट जो सब्जेक्ट है वो हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से इंटीग्रेटेड है पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपका यूनिट 5 खत्म होता है। इसी के साथ आपका DLED सेकेंड ईयर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।